बातें हैं जो कि जिससे पता चलता है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसने किसी तरह से एक अंडरस्टैंडिंग चुनाव के दौरान बना तो लिया, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी है कि क्या अब भी उनके बीच अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्या अब भी एकता बनी रहती है, या अपने अपने दावे होंगे कि हम बड़ा कि तुम बड़ा। ऐसे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो के अंदर हैं, हमारे साथ ही यहीं पर मौजूद हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी। और साथ में सोफिया खान जी, टीएमसी की नेता। बहुत बहुत स्वागत आपका भी सोफिया जी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विनोद जी के जरिए बढ़ाता हूं। विनोद जी, एक दिखा था, हालांकि देखिए फिर भी जैसी उम्मीद थी ना कि इंडिया गठबंधन, जिस तरह विपक्षी गठबंधन अपनी एकता करेगा चुनाव के पूर्व, वो कई जगह पर वो टूटी नहीं दिखाई पड़ी। बंगाल में टूटी, पंजाब में टूटी, केरल में टूटी, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई। उत्तर प्रदेश में अंडरस्टैंडिंग हुई, दिल्ली में हुई, हरियाणा में भी हुई। अब जाकर जब नतीजे आ गए हैं तो आपको लगता नहीं इन बयानों से कि अब एक तरह से ये तय होगा कि कौन नेतृत्व संभालेगा? अखिलेश यादव भी लखनऊ से चल चुके हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और टीएमसी का भी दावा है, टीएमसी भी बड़ी जीत के साथ आई है। तो ये क्या पूरा का पूरा फिर से निर्धारित होगा? क्या विपक्षी एकता फिर से निर्धारित होगी क्या? लाल जी, टीएमसी की बात अभी आप कर रहे थे और आप अपनी रिपोर्ट पे जब बता रहे थे तो इंडिया गठबंधन के में ये जो चट्टानी एकता की बात जो वो कह रहे थे, उसके एकता की बात तो देखना अभी बाकी होगा। अभी बाई इलेक्शन सारे स्टेट में है, राज्यसभा के अभी इलेक्शन के कई सीटें जो खाली हुई है उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो बात अभी हमको दिखी आपकी रिपोर्ट में, जो ये टीएमसी के अंदर में क्या शताब्दी राय के इस बात से, स्टेटमेंट से, क्या पार्टी के अंदर में भी कोई दिक्कत है? राय की बात जो आप कह रहे हैं कि चौथी बार की वो सांसद है बीरभूम से, और बंगाल में जो एक तरह से जो आप ये देखिए कि जो पोस्ट पोल वायलेंस के बाद की जो हिंसा है, घर छोड़ने के लोग मजबूर हो रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सीपीएम के कार्यकर्ता हो, अलग अलग जगह पे लोकल गुंस जो है वो उनको टारगेट कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी आज उन सारे जो विक्टिम्स फैमिली है, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, उनके साथ में लेके वो गवर्नर हाउस भी जा रहे हैं गवर्नर से मिलने। चिंता की बात जो आज अब ये बात देख रहे हैं, जो शताब्दी राय कह रही थी कि इस बार अगर अनुव्रत मंडल बीरभूम में नहीं था तो हमारे क्षेत्र में हिंसा क्यों नहीं हुई, और अगर हमारे क्षेत्र में हिंसा के बगैर हम इतने मार्जिन से चुनाव जीते हैं तो बंगाल में फिर हिंसा की जरूरत क्या है? जरूरत ही क्या है? सही बात। ये उन सारे नेताओं पे एक बड़ा सवाल है कि आप एक हिंसा के बदौलत चुनाव में जिस तरह का एक आप अपनी एक पराक्रम दिखाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तो यही है। आज अगर सारे चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गए, सांसद अपने अपने दिल्ली में भी कई सांसद प्रस्थान कर गए, लेकिन अगर पोस्ट पोल वायलेंस में बंगाल की ये हालत है तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी खामोश क्यों है? बिल्कुल। ये सारी चीजों की चिंता जब आप करते हैं तब आप ये देखते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो ये चट्टानी एकता की बात कर रहे थे कि वो चट्टानी एकता राज्यों से बगैर आगे निकल ही नहीं आ पाई है। वो अभी राज्यों तक है, और जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने अपने स्कोर और अपनी अपनी राजनीति पे ही टिके हुए हैं। ठीक है। आपने जो सवाल उठाए हैं और जो सवाल हम उठा रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए सोफिया खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सोफिया जी, एक बहुत ही साधारण सा सवाल, शताब्दी राय जी की भावना के मुताबिक हम सब लोग पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा का चुनाव कब देख पाएंगे? वो दिन कब आएगा? सोफिया जी बताइए। नमस्कार आप सभी को। देखिए, सबसे पहली बात है कि चुनाव तो हमने जीता और बहुत ज्यादा बहुमत के साथ जीता, ये आप सबने देखा। तो मेरा सवाल बस ये है कि अगर हमने चुनाव जीता, वो भी बहुत अच्छे से हमने जीता बंगाल को, तो इसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस की जरूरत किसे है? जिसकी सरकार है, जिसका राज्य है, विधानसभा हमारा है, यहाँ चीफ मिनिस्टर हमारी है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो अपने ही राज्य की छवि को हम क्यों बिगाड़ेंगे? पहली बात।
दूसरी बात है कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये 2021 के विधानसभा के बाद से ही भाजपा जो है वो बंगाल में ये जो चीजें हैं वो करती आई है। वो षड्यंत्र बोलिए, कॉन्स्पिरेसी बोलिए, बंगाल के छवि को धूमिल करना बोलिए, ममता बनर्जी के राज्य को धूमिल करना बोलिए, तो ये सारी चीजें कोई नई नहीं है बंगाल के लिए, और इस चीजों से हम जूझ रहे हैं। सही और कह दूसरी रहे चीज हैं ये जो सवाल आप, ये उठाया बात गया है, बिल्कुल ये सही कह सवाल रहे हैं कहीं ना कि ये कहीं चीजें नई केंद्र नहीं है। बल पर घड़ी भी की जाता सुई है। को सिर्फ देखिए 13-14 बंगाल साल में पीछे घुमा दीजिए तो यही सारी बात आप सीपीएम के लिए कह रहे थे। सिर्फ 13-14 साल पीछे ले जाइए घड़ी की सुई को, यही देखिए बातें आप कह रहे सीपीएम हैं। यहाँ पर सीपीएम का खाता भी नहीं खुला है। सीपीएम हाँ, को हम बिल्कुल अब मैं कंसिडर नहीं 13-14 करते हैं, साल क्योंकि पहले की बात कर रहा हूं। 35 साल की सरकार को ममता बनर्जी ऑलरेडी वो उनका विसर्जन कर चुकी है। और अगर हम बात भाजपा की करें तो भाजपा यहाँ पर एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर है। ये अलग बात है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टी है भाजपा, यहाँ से बिल्कुल बंगाल की जनता ने खदेड़ दिया है, भाजपा बिल्कुल यहाँ सिमट कर रह गई है। और जहां तक हम पोस्ट पोल वॉयलेंस की बात अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है चुनाव आयोग के ऊपर भी जाता है। और अच्छा, जो केंद्र बल यहाँ पर तैनात है, मतलब 19 इन तारीख चीजों तक के केंद्र लिए बल एक तरफ तैनात से है, तो बीजेपी कहीं ना को कहीं होम जिम्मेदार मिनिस्ट्री मान के लें, ऊपर भी चुनाव ये आयोग सवाल को खड़े होते जिम्मेदार हैं मान लें। कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये हाँ, क्यों नाकाम हो रहे हैं। ठीक और है, अगर हम बात करें, ममता बनर्जी ने कहा है कि जितने भी तृणमूल के कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके के प्रोवोकेशंस, देखिए ठीक है, भाजपा प्रोवोकेट कर रही है, इनके जो कर्मी हैं वो ठीक कहीं है। ना कहीं उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी का ये कड़ा आदेश है कि हम इस किसी भी तरीके के प्रोवोकेशन से बचें, तो किसी भी आदेश का तरीके असर के इस होना तरीके की चाहिए, वो चीजों से दिखाई बचें। नहीं पड़ रहा है, दुर्भाग्य से दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आपने विजय शर्मा जी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है, तो मैं विजय शर्मा जी के पास चलता हूं। विजय जी, उनका कहना है कि हम तो चुनाव जीत गए, तो अब हमें हिंसा करने की क्या जरूरत है। यानी कि अगर ऐसी कोई जरूरत भी होती है तो चुनाव से पहले होती है, चुनाव के दौरान होती है, चुनाव के बाद हमें क्या जरूरत है हिंसा करने की। वो कह रही है मोटे तौर पर कि भाई ये बीजेपी कर रही है। देखिए हाँ, लालचंद जी, मैं बताना चाहता हूँ, सोफिया जी शायद भूल गई हैं, जब हमारी 18 सीटें आई थी और विधानसभा में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, चलो सरकार हम नहीं बना पाए, जी, तब इन्होंने किस तरह से तांडव पूरे बंगाल में मचाया था और किस तरह से लोगों को आसाम में जाके शरण लेनी पड़ी थी। क्या ये इन बातों को भूल गए क्या? क्या कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपना घर छोड़ना चाहता है? क्या खुद अपने घर में कोई आग लगाएगा क्या इलेक्शन के बाद में? किस तरह से उनको घरों को जला सवाल दिया आपके गया। ऊपर भी है, आप अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? ये मैं बताऊंगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये कहते हैं कि हमें चुनाव के बाद की क्या जरूरत थी। तो ये तो आप अपने एमपी से, जो 4 बार का जीता हुआ एमपी है, उससे सवाल करें। उन्होंने खुद कहा है कि भाई हिंसा के बगैर भी जीता जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हिंसा करके लोगों को डरा के, धमका के, और उनकी कुछ माता बहनों की इज्जत आपने देखी होगी किस तरह से संदेश खाली में लूटी गई, तो उस तरह से भय का माहौल बना के ये इलेक्शन जीता है। और ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन इसको नहीं कह सकते, इसीलिए सेंट्रल फोर्सेस को वहां इंटरवेन करना पड़ा, फोर्स लगानी पड़ी। लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरह के पिछले इलेक्शन आप देखेंगे, सारे इलेक्शनों तरह से रक्त बहा है लोगों का, जिस तरह से ये हिंसा कर रहे हैं, उस तरह से कोई आदमी कैसे ठहरा सकता है कि वहां पे निष्पक्ष इलेक्शन हुआ होगा? आपकी बात सही है, ये लोगों का विश्वास, आपकी बात सही है, लेकिन बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, आज अगर उनको पीड़ित किया जा रहा है तो आपको और ज्यादा शायद करने की जरूरत है उनके लिए। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी उनको लेके गवर्नर के पास जा रहे हैं, लेकिन आपको और भी बहुत कुछ वहां करने की जरूरत है सर। देखिए, हम कानून के अंदर रहकर उनकी हर तरह से सहायता कर रहे हैं, चाहे हमें न्यायालय जाना पड़े, चाहे हमें वहां उनके हौसला अफजाई वाली बात हो, चाहे हमने जिस तरह से वहां पे घुसपैठी आती है, क्योंकि ममता बनर्जी जानी जाती है कि घुसपैठियों पर सह देती हैं, हमने बाड़ लगाने का काम किया हो, किस तरह से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश की हो, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी एक अपनी मर्यादाएं होती है। ये काम जो है लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट के अंडर आता है। ये ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर लेना चाहिए कि लोगों की जान ना ले। लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं सोफिया जी, आपके पास भी लौटूंगा। लेकिन इस बीच में हो क्या रहा है अपने यहां कि चुनाव नतीजे आने के बाद ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं चुनाव को लेकर के। पहले तो बिल्कुल शांत रहे कि नहीं इस बार ईवीएम डीएम सब कुछ ठीक ठाक था, अब फिर से थोड़े थोड़े से स्वर उठ रहे हैं ईवीएम और डीएम को लेकर के, और जनादेश को नकारने की भी कोशिश होती है कि जो जीते उनके बारे में कहा जाता है उनको नैतिक अधिकार नहीं है। ये जो सवाल उठाए जाते हैं ना,
इन सवालों का जवाब जरा पड़ोस से एक जवाब आया है, मैं पहले वो आप लोगों को सुनवाता हूं, फिर मैं चर्चा पर आता हूं। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शिबली फराज का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया की उन्होंने सराहना की है और उन्होंने क्या कुछ पूरे भारत की चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा है, जरा सुन लीजिए, फिर हम लोग लौट के इस चर्चा को करेंगे। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहा हो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। क्यों नहीं हम अपने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करा सकते? ये है भारत के लोकतंत्र की ताकत, जिसकी गूंज दूसरी जगहों पर भी सुनाई पड़ती है। मैं आप सबके पास लौटूं, उससे पहले विनोद जी, ये बाइट हमने खास तौर पर जो पाकिस्तान से सुनवाई, वो इसलिए सुनवाई कि देखिए कि क्या साख है, और ये साख भारत के लोकतंत्र, भारत के चुनाव आयोग, भारत के चुनाव, भारत के लोगों की ये साख है। और ये साख तब है जब इस साख पर कई बार हमले करने की, अंदर से हमले करने की कोशिशें होती हैं, उसके बाद भी ये साख है। तो पाकिस्तान से ये एक तरह से पैगाम कहा जाए हम सभी लोगों के लिए। ये पैगाम से ज़्यादा मैसेज है उन लोगों के लिए कि आज पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो किस तरह लोकतंत्र है। वो फराज जो साहब हैं, वो अपोजिशन के लीडर हैं, और ये नेशनल असेंबली में बोलते हुए जब कह रहे हैं कि कुछ तो सीख लो भारत से, वो एनिमी कंट्री कहते हैं वैसे तो वो कह रहे हैं कुछ तो सीख लो कि एक देश, इतना बड़ा देश, 80 करोड़ से ज्यादा जहां मतदाताओं ने वोट किया है, इतने लाखों पोलिंग स्टेशन, इतने लाखों ईवीएम मशीन, और इसके बाद चुनाव हुए हैं, एक भी आवाज कहीं से नहीं उठी कि ये धांधली हुई है, हमारे पक्ष में सही नहीं है, ये बात नहीं हुई है। तो ये जो लोकतंत्र की ताकत है ना लाल जी, इसको जब हमारे यहाँ लोग झुठलाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पूरा इलेक्शन कैंपेन से लेके अब तक लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये सारी चीजें जब आप करते हैं, तो कम से कम आज ये फराज साहब की जो बात है, कम से कम इस बात को समझना चाहिए बिल्कुल कि आप ये देश में जो इस तरह की बात करते हैं। कल आपने देखा वायनाड में राहुल गांधी गए थे अपने धन्यवाद रैली करने के लिए, वो आज भी संविधान लहरा रहे हैं, और ये बात जो इलेक्शन में कह रहे थे वही बात वहां भी कह रहे हैं। वहां भी यही बात कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ ये बीजेपी जो है वहां मलयाली बोलना बंद करा देगी, तमिलनाडु में बोलते हैं कि तमिल भाषा बोलना बंद करा देगी, जबकि अब चुनाव हो गए फिर भी आपके मसाला डोसा जो है उसको बंद करा देगी। लीजिए, ये चीजें जब आप लोगों में भ्रम डालने की सियासत करना ही अपना अगर यूएसपी बना लिया है, टीएमसी पूरे बंगाल में लोकतंत्र खतरे में के स्लोगन से ये पूरा इलेक्शन कैंपेन ममता बनर्जी करती रही। लोकतंत्र क्या है, कम से कम फराज साहब से सीखिए कि वो देश देख रहा है आशा भरी नजरों से कि क्या काश भारत जिस तरह मजबूत लोकतंत्र, भारत जैसा जो चुनाव की ये परंपरा है, वो कम से कम एक बार पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हो जाए, हम भी डेमोक्रेसी कहने के लायक बने। तो ये सारी चीज जब आप देखते हैं, मैं अपने दोनों साहब हमारे बोल रहे थे, प्रवक्ताओं को मैंने सुना था, आपने बहुत बढ़िया सवाल विजय जी के लिए किया था कि विजय जी अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए वहां क्या कर रहे हैं। मैं अपडेट एक देता हूं, विजय जी की पार्टी क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह काम किया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एमसीसी के बीत जाने के बाद भी ये आदेश दिया है कि बंगाल में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो सारे फोर्सेज वहां पे रहेंगे। मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट का एक पूरी तरह से इस बात का इम्कान है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज यहां से हटाए गई तो शायद ये राजनीतिक विद्वेष और हिंसा बंगाल में और जारी हो सकती है। बिल्कुल, तो ये लोकतंत्र के खतरे की जो राजनीति थी, जो एक एजेंडा था, उस एजेंडा को लेके जो लोग बात कर रहे थे इलेक्शन के समय में, कम से कम बंगाल के बारे में उनको दो शब्द जरूर बोलनी चाहिए। बिल्कुल। विजय जी, आप कुछ जवाब जोड़ना चाहते थे, जोड़ दीजिए, फिर सोफिया जी के पास में जाऊंगा। सोफिया जी को मैं बताना चाहता हूं कि देश में पुनर्मतदान
चुनाव आयोग ने 2 जगह कराया, जिनमें से एक इनका बंगाल है। तो आप मुझे बताइए, मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, इतने अच्छे तरीके से चुनाव कराया। लेकिन बंगाल एक ऐसा राज्य आज भी बना हुआ है नासूर, कि वहां आज भी निष्पक्ष इलेक्शन यही सवाल मैंने सबसे पहले उठाया, कारण दोबारा से वहां पे कराना पड़ा। तो ये बंगाल की स्थिति है। यहाँ के एमपी खुद बोलते हैं इनके, तो ये एडमिट फैक्ट है कि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। और ममता दीदी जो है क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि वो खुद पीड़ित रही है पहले, उसके बावजूद उन्होंने वही हिंसा, वही कम्युनिस्टों वाली हिंसा और वही रास्ता इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना लिया, और उसी कारण बंगाल में अराजकता का माहौल है। ठीक है, मैं सोफिया जी का जवाब लेता हूं। सोफिया जी, बात देखिए, पार्टियां और नेता, मैं ये मान सकता हूं कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, ये आपके ऊपर हिंसा के लिए कहते हैं, आप कहते हैं हमें चुनाव बाद क्या जरूरत है हिंसा की, आप ही करवा रहे हैं। लेकिन बात जब अदालत की आती है, अदालत से जब इस तरह की चीजें आती हैं, कोर्ट जब इस तरह, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें करता है, तो इससे तो ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी तो है, और उसकी जिम्मेदारी जब आपकी वहां राज्य सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी सरकार के हाथ में है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के हाथ में है, तो जिम्मेदारी तो आपकी ही बनेगी ना। देखिए, गड़बड़ी तो है। गड़बड़ी ये है कि भाजपा यहाँ पर, भाई इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अब ऐसी आवाज आपके अंदर से उठ रही है। शताब्दी राय आपकी अपनी एमपी है, अब वो आवाज उठा रही है। समय दीजिए, मैं अपनी बातों को स्पष्ट कर लूंगी। सबसे पहले मैं विजय जी को जवाब दे दूं। उन्होंने कहा संदेश खाली की जो घटना की जो इन्होंने बात उठाई है, तो ये उनके ही भाजपा के नेता ने इसको खंडित कर दिया है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ संदेश खाली में, ये भाजपा का रचा हुआ एक जाल था, एक फरेब था। और दूसरी बात है कि संदेश खाली बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आता है, और संदेश खाली भी हमने जीता। अगर जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो इनका जो झूठ है वो वोट में कन्वर्ट हुआ नहीं, तो वोट तो हमें मिली है, हमारी सरकार, हमने 29 सीट के साथ साथ संदेश आप ये कहना चाह रही हैं कि संदेश खाली में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप वहां चुनाव जीत गए बशीरहाट का, तो आप ये कह रही हैं संदेश खाली में कुछ हुआ ही नहीं। हम संदेश खाली हार जाते, हम संदेश खाली नहीं हारे, इससे साबित होता है कि इन्होंने झूठ बोला। उसी प्रकार से यहाँ पे पोस्ट पोल वायलेंस हो भी रहा है, तो ये भाजपा की कर्मी करने की कोशिश। मैडम, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, संदेश खाली आप हारे, वसीरहाट जीत गए। ये नहीं कहा है कि यहाँ पर वायलेंस हो रहा है। हाई कोर्ट ने यहाँ केंद्र बल को एक्सटेंशन, और ये भी कि कोर्ट में मामला अभी है, संदेश खाली का पूरा मामला कोर्ट में है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए मैं जवाब देना चाहता हूँ, एक लाइन का जवाब दीजिए, एक लाइन। आप मुझे सोफिया जी मुझे बताइए, मैंने अभी बोला है कि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, किस तरह से माता बहनों की इज्जत लूटी गई, जमीन लूटी गई, तो वहां डर के आप बूथ कैसे लेके, तो आप मुझे बताइए वहां कैसे निष्पक्ष चुनाव की आप उम्मीद कर सकते हो। दूसरा मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आप कहते हो जीतना और हारना, जब आप मुझे बताओ हाई कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा हो, उसके बावजूद भी आप किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हो। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं जरा डिस्कशन को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ाता हूं, दिल्ली डिस्कशन को अब दिल्ली लाते हैं। विनोद जी, जिस तरह से मैं, अगर टीएमसी की हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं हमारे पास, तो मैं उन्हीं की बात पहले कर लेता हूं। ममता बनर्जी ने पहले कहा एकला चलो रे, ठीक। उसके बाद बीच चुनाव में जब एक चरण रह गया था, बोला अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो बाहर से देंगे समर्थन। अब तो 29 सीटें जीत गई है टीएमसी, अब केंद्र में क्या भूमिका चाहेगी, और साथ में दूसरी पार्टियां भी, सपा जैसी पार्टियां, अखिलेश भी लखनऊ से दिल्ली चल चुके हैं। देखिए, अभी ये कांग्रेस में ये सारी जो राहुल गांधी परसों से ये बात कह रहे हैं कि दुविधा में मैं हूं, वो दुविधा रायबरेली और अमेठी में, रायबरेली और वायनाड किसको छोड़े, उसके लिए दुविधा में नहीं है। दुविधा में ज़्यादा उनके साथ में ये है कि वो अभी अपोजिशन के लीडर यहाँ एलओपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने सीईसी की मीटिंग में आपने देखा कि उनको कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी का नेता सोनिया गांधी को चुन लिया था। ठीक है। तो जो राहुल गांधी अभी परिवारवादी के करते हुए जवाब दे रहे थे, वो सीधे सीधे ये बात तो उन पे आएगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी का जो है ये चेयरपर्सन सोनिया गांधी होगी और एलओपी जो है वो सीधे राहुल गांधी होंगे। ये भी एक सूरत है। दूसरा सूरत है कि अपोजिशन के लीडर, जितने भी लीडर हैं, उसमें राहुल गांधी के लिए, अपोजिशन लीडर के लिए कितने सहज होंगे? क्या अखिलेश यादव सहज होंगे? क्या एनसीपी के पार्टी के लोग सहज होंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी के साथ में एलओपी के बनने के साथ सहज होंगे? तो विपक्ष के लिए ये सारी चीजें, ममता बनर्जी तो कहीं से नहीं होगी। ममता बनर्जी तो, आपने ममता बनर्जी जी का ही नाम छोड़ दिया। हाँ, ममता बनर्जी कहीं से नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी इलेक्शन से पहले इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट का नाम
राहुल गांधी के बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया था। तो इतने सारे जब इसमें कंट्राडिक्शंस है तो इसके लिए इंडिया गठबंधन को चुनौती है कि वो गठबंधन को क्या पार्लियामेंट में वही एकता दिखाने के नाम पे उसको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, या फिर यह एकता सिर्फ इस पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन के लिए था या पीएम मोदी के खिलाफ में एक अभियान चलाने के लिए। सोफिया जी, कितनी सहजता होगी, मैं फिर से आपसे वो पूछ रहा हूं एक सवाल कि जो मैंने विनोद जी से पूछा था, एकला चलो रे के साथ आप चुनाव में गए, बीच में कहे सरकार बनेगी तो समर्थन देंगे, चलिए अब सरकार तो नहीं बनी, लेकिन आपकी तो ताकत बढ़ी है भाई। तो आप ये बताइए कि आप अब क्या रोल चाहेंगे दिल्ली में टीएमसी? देखिए, ममता बनर्जी और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वे चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचा रहे, हमारा जो संविधान है वो बचा रहे, खत्म हो और गया। जो कोई भी सेकुलरिज्म को फॉलो करता है उसके साथ हम हैं, ये हम शुरू से ही थे। और हम यही चाहते हैं कि देश जो है वो महंगाई के ऊपर बात करे, देश जो है विकास के ऊपर बात करे, देश में धर्म की राजनीति खत्म हो, देश में युवाओं को जॉब मिले, देश में महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो। हमारा यही मांग होगा कि देश जिसके भी हाथों में हो वो बिल्कुल देश सुरक्षित हो, और यहाँ पे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहे और उनका विकास हो सके। ठीक है, ठीक है। विजय जी, आपको जवाब देना चाहते थे इन मुद्दों पर? जाहिर सी बात है कुछ मुद्दे उन्होंने अच्छी बात की है, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात की है, तो उस पर आप जवाब दीजिए। सोफिया जी, आपके मुझे बात अच्छी नहीं लगती सेकुलरिज्म की। आपकी वही पार्टी है जो रामनवमी पे प्रतिबंध लगा देती है और मुहर्रम पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगता, और अगर कोई मनाने की कोशिश करता है, कोई कहीं गंगा जी जाता है, कहीं कुछ अपने धर्म के अनुसार करता है, तो किस तरह के लठ बजाते हो आप, किस तरह से महिलाओं को पीटते हो आप। तो ये एक बार नहीं, हजारों बार पूरे देश ने देखा। इस बार अदालत के आदेश के बाद पहली बार रामनवमी की यात्रा निकलवाई थी उन्होंने। मैं बात कह रहा हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की तो आपने पराकाष्ठा कर रखी है, उसके बावजूद आप कहते हो कि हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो आपका तो कहना ही क्या है कि आपने तो मुस्लिम तुष्टीकरण के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर रेस करा ली जाए तो आपने सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे से छोड़ दिया मुस्लिम तुष्टीकरण में। तो आपका मैं गिनाऊंगा तो सारा डिबेट जो है ये गिनाने में ही चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। चुनाव खत्म हो चुका है 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तब आप दोनों ये सब मुद्दे लेकर के आइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी जुड़ने के लिए, सोफिया जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।